नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। 2024 के अंदर जो भी एग्जाम्स होगी उनमें ये जो सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम इस सीरीज के अंदर शुरुआत करेंगे वो बजट से करेंगे। राजस्थान बजट से हम इसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद में हम राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उस इकोनॉमिक सर्वे को लेंगे। इसके साथ साथ सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इसमें है वो है सुजस, राजस्थान सरकार की जो ऑथेंटिक पुस्तिका है सुजस, उसके सार को भी हम लेंगे। और इन सारी चीजों को हम परीक्षा की दृष्टि से जो है वो एक एक करके इसमें अपने सीरीज में डिस्कस करते रहेंगे। तो आप इस पूरी सीरीज को जो है वो किसी भी प्रकार से मिस नहीं करें। अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखें तो आरएस के लिए तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आरएस में लगभग 40 से 45 क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक सर्वे, करंट और सुजस से सीधे आते हैं। तो आरएस प्री के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी एग्जाम्स में ये जो इकोनॉमिक के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट इनसे आते हैं। तो प्रत्येक परीक्षा में जो है वो अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इसकी राजस्थान सरकार की बजट से। राजस्थान बजट 2024-25। देखिए, सबसे पहले सरकार ने बनते ही फरवरी में जो है वो लेखानुदान प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था? लेखानुदान। और लेखानुदान 2 महीने का था। उसके बाद में उन्होंने जुलाई में जो है वो परिवर्तित बजट, जो वास्तविक जो बजट हम जिसको कहते हैं, वो सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो अब जो डेटा आएंगे, अब जो आंकड़े आएंगे, वो सारे के सारे आंकड़े किसके आएंगे? बजट से आएंगे। तो हम इस बजट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बजट के बारे में देखते हैं कि जो अपना बजट होता है उस बजट में एक बेसिक सा हम बात करें तो जो बजट होता है वो, अगर केंद्रीय बजट की बात करें तो केंद्रीय बजट भारत का जो संविधान है उस संविधान के अनुच्छेद 112 में उसका प्रावधान किया गया है, जहां इसके लिए एक शब्द यूज किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्र के लिए बजट का प्रावधान किया गया है, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रखा जाता है। और अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य के लिए अनुच्छेद 202 जो है 202(1) के तहत अपने इसमें प्रोविजन किया गया है। तो सबसे मेन चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हम जब शुरुआत करते हैं तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो बजट होता है उसका अनुच्छेद कौन सा है। तो अगर केंद्र के हिसाब से हम देखें तो अनुच्छेद 112 इसमें आएगा, और राज्य के हिसाब से देखें तो 202 आएगा। 202(1) के तहत जो है वो उसमें प्रस्तुत किया जाता है। अब जो बजट होता है उसमें 2 चीजें मेन होती है। एक होती है प्राप्ति, जो पैसा आता है। देखिए, एक वित्तीय वर्ष में जो भी प्राप्तियां होती है और जो भी व्यय होते हैं उनका एक स्टेटमेंट होता है, अनुमान इसके अंदर होता है। तो 24-25 का बजट है तो 24-25 के बजट में जो प्राप्तियां होंगी सरकार को और सरकार के द्वारा जो व्यय किए जाएंगे वो इसके अंदर समाहित होंगे। प्राप्तियां जो होती है इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली होती है राजस्व प्राप्तियां और दूसरी होती है पूंजीगत प्राप्तियां। पहली राजस्व प्राप्तियां और दूसरी होती है पूंजीगत प्राप्तियां। इसी तरह से जो व्यय होता है, व्यय के लिए भी यही चीज आएगी। पहला होता है राजस्व व्यय और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। आपको ध्यान रखना है, जो बजट का जो व्यय होता है या जो प्राप्ति होती है, दोनों को दो ही प्रकार से प्राप्ति और व्यय को माना जाता है। एक राजस्व व्यय होता है और एक होता है पूंजीगत व्यय। तो यहाँ हम जो बजट में ये बेसिक सी जानकारी थी, अब हम भी यहाँ जो बजट की बात करेंगे तो उसके अंदर हम प्रत्येक में देखेंगे कि सबसे पहले प्राप्ति देखेंगे, उसके बाद में व्यय देखेंगे, प्राप्ति में राजस्व व्यय देखेंगे। किस टाइप से हमें बजट को पढ़ना है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है बजट, लेकिन हमें क्या हमारी परीक्षा के हिसाब से सही है और कैसे पढ़ना है, और कौन कौन से डेटा ऐसे हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए और कौन से डेटा ऐसे हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो लगभग 4 साल का 4 प्रकार के डेटा जो है वो बजट में दिए होते हैं, लेकिन हमें उन 4 को नहीं पढ़ना, हमें करंट वाले को पढ़ना है, क्योंकि पिछला जो ट्रेंड है परीक्षाओं का उसमें इसी तरह से पूछा गया है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्व प्राप्तियों से। सबसे पहले बात करते हैं राजस्व प्राप्तियां। देखिए, राजस्व प्राप्तियों की अगर हम बात करें तो राजस्व प्राप्तियां रहने वाली है 2,64,461.29 करोड़। ये डेटा आपको याद रखना है।
2,64,461, 2,64,461 बजट 2 24-25 है, उसमें राजस्व प्राप्तियां कितनी है? 2,64,461.29 करोड़, 2,64,461.29 करोड़। ये डेटा याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अभी जो राजस्व प्राप्तियां होती है, उन राजस्व प्राप्तियों की प्राप्ति के स्रोत अलग अलग होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन से? या तो स्वयं का कर राजस्व, जो राज्य का जो टैक्स होता है वो, फिर केंद्रीय करों में हिस्सा, तीसरा होता है केंद्रीय सहायता और चौथा होता है कर भिन्न राजस्व। ये 2,64,461.29 करोड़ रुपए आएंगे। वो कहां कहां से आएंगे? तो स्वयं के कर राजस्व से, मैंने इसको सीक्वेंस से लिखा है, सीक्वेंस पूछा जाता है, आरएस में स्पेशल पूछा जाता है कि सरकार की राजस्व प्राप्तियों का जो प्राप्ति का क्रम है वो आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। तो यहाँ अपने को ध्यान होना चाहिए कि तो स्वयं का कर राजस्व जो है वो तो कितना है? 1,25,524.82। डेटा याद भी नहीं रहता है तो सिक्वेंस जरूर याद रखें। अगर डेटा याद भी नहीं रहता है, सिक्वेंस रखना याद जरूरी है। दूसरा है केंद्रीय करों में हिस्सा। केंद्र सरकार के जो टैक्स हैं, उन टैक्स से राज्यों को अनुदान दिया जाता है, हिस्सा दिया जाता है, तो वो अपना आएगा 79,587.11 करोड़। ये सारा डेटा करोड़ में है। तीसरा है केंद्रीय सहायता। केंद्र सहायता भी उपलब्ध करवाता है, तो वो हमें मिल रही है 36,683.95 करोड़ मिलेगी। और कर भिन्न राजस्व की, कर के अतिरिक्त जो राजस्व जो राज्यों को प्राप्त होने वाला है वो है 22,665.39 करोड़। देखिए कर भिन्न राजस्व में क्या आएगा? कर भिन्न राजस्व में आएगा जैसे कोई कंपनी है सरकार की या सरकार का कोई उपक्रम है, उसका जो लाभांश होता है वो किस में आता है? कर भिन्न राजस्व में। सरकार का कोई कंपनी है तो उसका लाभांश है वो किस में आ जाएगा? कर भिन्न में आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि राजस्व प्राप्ति जो है वो 2,64,461.29 करोड़ है। 2,64,461.29 करोड़ है राजस्व प्राप्ति। और इसका जो पार्ट अगर हम करें तो सबसे ज्यादा स्वयं का कर राजस्व है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे केंद्रीय करों में हिस्सा, 3 नंबर पे केंद्रीय सहायता है और 4 नंबर पे अपना है कर भिन्न राजस्व। 4 नंबर पे है अपना कर भिन्न राजस्व। अगला हम बात करते हैं आगे पूंजीगत प्राप्तियां। देखो मैंने कहा कि अपने यहां बात की कि पहले तो प्राप्ति होती है राजस्व प्राप्ति, जिसकी हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? पूंजीगत प्राप्तियों की। तो पूंजीगत प्राप्तियों की अगर हम बात करें तो पूंजीगत प्राप्तियां रहने वाली है 2,31,148.04 करोड़। 2,31,148.04 करोड़। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए राजस्व थी 2,64,461 और ये है 2,31,148.04 करोड़। दोनों को अगर हम ये देखें तो पूंजीगत प्राप्ति के जो स्रोत है, जैसे उसके 4 स्रोत थे उसी तरह हमने 4 भी यही लिखे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में लिखे हैं। ये भी आपको याद रखना है। जैसे आपने उसमें रखा कि सबसे पहले क्या था कि राज्य का स्वयं कर राजस्व, दूसरा नंबर उसमें था राजस्व प्राप्ति में केंद्रीय करों में हिस्सा, तीसरा था केंद्रीय सहायता और चौथा था कर भिन्न राजस्व। तो उसी तरह से यहाँ पे सबसे पहला है पूंजीगत प्राप्तियों का माध्यम जो है वो है आंतरिक ऋण, ठीक है। 2,11,736 करोड़। दूसरा केंद्र सरकार से ऋण लेगी, वो कितना लेगी? 10,282.54 करोड़। तीसरा है शुद्ध सार्वजनिक लेखा 8803.98 करोड़। और चौथा है उधार व अग्रिम वसूली 305.52 करोड़। आपको 2 डेटा तो याद रखने ही रखने हैं। 23,11,48.04 करोड़, 2,31,148.04 करोड़ टोटल पूंजीगत प्राप्तियां हैं। और इन टोटल पूंजीगत प्राप्तियों में से आंतरिक ऋण है वो है 2,11,736, केंद्र सरकार से ऋण 10,282.54 करोड़, शुद्ध सार्वजनिक लेखा 8,803.98 करोड़। तो उधार और अग्रिम वसूली है वो है 305.52 करोड़। तो टोटल मिलाकर आपने को ये याद रखना जरूरी है। फिर उसके बाद आप इसका सीक्वेंस याद रख ले, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सीक्वेंस के। तो सबसे ज्यादा पूंजीगत प्राप्ति किससे होगी? आंतरिक ऋण से होगी, ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा किससे हो रही है? आंतरिक ऋण से। 2 नंबर पे किससे हो रही है? केंद्रीय ऋण से। तीसरी सार्वजनिक शुद्ध सार्वजनिक लेखा और चौथी होती है अग्रिम उधार व अग्रिम वसूली। तो ये 4 चीजें याद रखें। अब नेक्स्ट अपना आता है कुल प्राप्ति। देखिए कुल प्राप्तियों में मैंने आपको पहले बताया कि 2 चीजें शामिल होती है,
पहली राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्लस पूंजीगत प्राप्तियां। अपने बात करी राजस्व प्राप्ति की तो 2,64,461 करोड़ रुपए थी, और पूंजीगत प्राप्तियों की हमने बात करी तो 2,31,148 करोड़ थी। ठीक है, 2,31,100 राजस्व थी और 2,31,148 थी। ये दोनों जोड़ के, ये जब दोनों जोड़ेंगे तो राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां आ जाएंगी। वो कुल प्राप्तियां हैं 4,95,609.33 करोड़, 4,95,609.33 करोड़, यानी राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ एक बार फिर से देखें, राजस्व प्राप्ति 2,64,461 और पूंजीगत प्राप्ति है 2,31,148। दोनों को जोड़ते हैं तो कुल प्राप्तियां आती है। अगर कुल प्राप्ति अपने को पूछी जाती है तो 4,95,609.33 करोड़, 4,95,609.33 करोड़। ठीक है, अब ये यहाँ हमने तीन चीजें पढ़ ली है। पहला राजस्व प्राप्ति पढ़ी, फिर पूंजीगत प्राप्ति पढ़ी और उसके बाद में कुल प्राप्ति। तो अपनी प्राप्ति वाला जो सेगमेंट था ये वाला, ये पूरा का पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे व्यय वाले पे। हम चलेंगे अभी सीधा किस पे, व्यय पे चलेंगे। तो व्यय को दो भागों में विभक्त किया हमने यहाँ पे, पहला राजस्व व्यय और दूसरा था अपना पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय जो है वो कौन सा राजस्व, सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है कि राजस्व व्यय में होता क्या। राजस्व व्यय में जैसे सरकार कोई सब्सिडी देती है, ठीक है, कोई उद्यम लगाती है, तो ये सारे के सारे किसमें हो गया, राजस्व में हो गया। अब आपको यहाँ डेटा याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछा जा सकता है डेटा वाला। तो 2,90,219.39 करोड़, 2,90,219.39 करोड़। और इसमें जो सबसे टॉप पे जो चीज रही है, सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो किसका है, ब्याज अदायगी का, 37,537.82 करोड़। राजस्व व्यय जो है 2,90,219.39 करोड़ है, 2,90,219.39 करोड़ है। और उसमें सबसे ज्यादा खर्चा आएगा 37,537.82 करोड़। ये किसका है, ब्याज अदायगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको जरूर याद रखें, क्योंकि इसी तरह की चीजें पूछी जाती है कि राजस्व में सर्वाधिक व्यय जो है वो किस मद में किया जाएगा। तो वो मद कौन सी है, ब्याज अदायगी। सरकार ने जो ऋण ले रखा है उस ऋण पर ब्याज चुकाएगी सरकार, तो वो हो गया क्या, ब्याज अदायगी 37,537.82 करोड़। और टोटल राजस्व में है 2,90,219.39 करोड़। ठीक है, फिर अगला था अपना पूंजीगत व्यय। अगली बात हमने करी किसकी, पूंजीगत व्यय। एक राजस्व व्यय हो गया प्लस पूंजीगत व्यय हो गया। राजस्व व्यय हमने बात करी कितनी, 2,90,219.39 और ये पूंजीगत कितना है, 2,05,247.69, यानी राजस्व व्यय ज्यादा है और पूंजीगत व्यय कम है, 2,05,247.69 करोड़। तो ये भी याद रखना है। अब अगली टॉपिक अपना आता है कुल व्यय। कुल व्यय की सरकार ने हमने दो चीजें देखी, पहले कुल प्राप्तियां देखी 4,95,000 और अब उसके बाद में अभी हमने देख रहे हैं कुल व्यय। तो कुल व्यय अपना 4,95,467.09 करोड़। अब कुल व्यय में कौन कौन से आ गया, कुल व्यय में वही दो चीजें आएंगी, एक तो पूंजी और एक राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय दोनों को मिलाएंगे। तो राजस्व व्यय तो 2,05,247.69 करोड़ है और पूंजीगत व्यय जो है वो अभी हमने राजस्व में अभी हमने देखा 2,90,219.39, 2,90,219.39 करोड़। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आए। ठीक है, तो अपना पूंजीगत व्यय हो गया 2,05,247.69 करोड़, 2,05,000 में बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि याद हो जाए। और राजस्व व्यय हो गया 2,90,219.39 करोड़, 2,90,219.39 करोड़। अब टोटल व्यय जो है वो हो गया 4,95,467.09 करोड़, 4,95,467.09 करोड़ हो गया कुल व्यय। ठीक है, अब हमने ये तो हो गया कुल व्यय। अब कुल प्राप्ति कितनी थी अपनी, कुल प्राप्ति की अगर हम बात करें तो अपनी कुल प्राप्तियां जो थी वो थी 4,95,4
4,95,609.33 करोड़, 4,95,609.33 करोड़। अब देखिए एक यहाँ पे सेगमेंट आता है बजट अधिक्य, कि बजट घटा है या अधिकता है। तो जब प्राप्तियां ज्यादा हो और व्यय कम हो तो होता है बजट अधिक्य, और अगर प्राप्तियां तो हो कम और व्यय ज्यादा हो तो होता है बजट घटा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ देखो प्राप्तियां तो थी 4,95,609.33 करोड़, 4,95,609.33 करोड़, और वे है 4,95,467.09 करोड़, यानी 142.24 करोड़ का यहाँ क्या है बजट अधिक दिखाया गया। बजट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है कि यहाँ बजट घाटा नहीं दिखा गया, क्या दिखाया गया, बजट अधिक दिखाया है। कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय बराबर बजट अधिक। तो कुल प्राप्ति अपनी थी 4,95,609.33 करोड़ और वे था 4,95,467, यानी 142.24 करोड़ रुपए जो है वो सरकार के पास ज्यादा आए और खर्चा कम किया। तो कुल मिलाकर 142.24 करोड़ का इसमें क्या दिखाया गया है, बजट अधिक दिखाया गया। तो तीन चीजें हमने बात कर ली, पहली राजस्व प्राप्ति, दूसरी पूंजीगत प्राप्ति, कुल प्राप्ति और कुल व्यय, और उसके साथ साथ बजट अधिक। ये 4-5 चीजें हमने बात करी। इन पांचों डेटा को आप अच्छी तरह से 2 बार देख के इसको रिपीट करके अच्छी तरह से आप याद रखें। इनमें से कुछ ना कुछ जो है वो पूछे जाने के चांस हैं। अब अगला जो अपना है वो आता है घाटा, कि बजट अधिक की हमने बात कर ली। 3 तरह के घाटे यहाँ पे हमें याद करने हैं। पहला राजस्व घाटा, राजस्व घाटा ये डेटा याद रखना है, सीधा डेटा पूछा जाता है राजस्व घाटे में। राजस्व घाटा जो होता है वो क्या होता है, अगर राजस्व घाटे के सूत्र को हम देखें, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, यानी जो राजस्व के रूप में प्राप्त हो रहा है और व्यय हो रहा है, दोनों का अंतर राजस्व घाटा हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है। 25, ये सूत्र तो फिर भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये याद रखना है कि 25,758.10 करोड़, 25,758.10 करोड़ जो है वो राजस्व व्यय है, राजस्व घाटा है 25,758.10 करोड़। फिर राजकोषीय घाटे की बात करें, सबसे मोस्ट घाटा होता है राजकोषीय घाटा, और ज्यादातर जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है 70,009.47 करोड़। डेटा भी याद रहने वाला है, इसको तो आप जरूर ही याद रखना है। 70,009.47 करोड़ राजस्थान सरकार के 2024-25 का जो बजट घाटा है वो 70,009.47 करोड़ है। और एक चीज यहाँ पे और रखे 3.93%, 3.93%। राजस्थान की जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी का कितना है, 3.93%। ये डेटा जरूर याद रखने। आप कुछ भी नहीं रखोगे तो चलेगा घाटे में, लेकिन राजकोषीय घाटा जरूर याद होना चाहिए। 70,009.47 करोड़, 70,009.47 करोड़ जो जीएसडीपी का 3.93% है। जो जीएसडीपी का कितना है, 3.93%। दोनों डेटा पूछे जाते हैं कि राजस्व राजकोषीय घाटा जो है वो कितना है, 70,009.47 करोड़, जो जीएसडीपी का, राजस्थान की जीएसडीपी का 3.93% है। जीएसडीपी क्या होती है, तो राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जिसको हम इकोनॉमिक सर्वे में पहले ही चैप्टर में अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका ये 3.93% राजस्व राजकोषीय घाटा है। तो पहले हमने बात की राजस्व घाटे की 25,758.10 करोड़, फिर राजकोषीय घाटा 70,009.47 करोड़ जो जीएसडीपी का 3.93% है। उसके बाद में प्रारंभिक घाटा तो 32,471.64 करोड़, 32,471.64 करोड़। सबसे ज्यादा घाटा कौन सा है, राजकोषीय घाटा है। तो ये 3 प्रकार के घाटे हो गए। बजट आधिक्य की हमने बात करी, 124.42 करोड़ का बजट आधिक्य है। 124.42 करोड़ का क्या है, बजट आधिक्य। ठीक है, 124.42 करोड़ का बजट आधिक्य है। तो घाटे की आप जो है वो अच्छी तरह से देख लें इसको, राजकोषीय घाटे को। अब अगली बात अपने आती है कि जो सरकार के पास पैसा आएगा, ये पैसा कहां से आएगा। इस पैसे को हमें यहाँ पे अलग अलग सीक्वेंस वाइज लेना है। तो देखिए 2 चीजें मैंने बताई थी कि जो पैसा आ रहा है वो 46.64 पैसा, जैसे मान लीजिए कि इस बजट को हम 100 रुपए मानते हैं, बजट कितना है 100 रुपए का, तो 100 रुपए का आ रहा है तो 46.64 और दूसरा बच गया कितना 53.36, 53.36
36, तो 46.64 तो आएगा पूंजीगत, किससे आ रहा है, पूंजीगत, और ये आ रहा है किससे, राजस्व पे। ये दो चीजें तो विशेष तौर से ध्यान रखें कि जो अगर तो पैसे माना जाता है बजट को, पैसा मान के ही करते हैं इसको, तो 46.64 पैसा तो आएगा किससे, पूंजीगत से, और 53.36 पैसा आएगा किससे, राजस्व से। अब राजस्व को हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया था, वो अलग अलग पार्ट कौन से थे, पहले तो था स्वयं का कर, हमने पहले पढ़ चुके हैं, स्वयं का कर राजस्व, ठीक है। दूसरी चीज हमने वहां पे पढ़ी थी, केंद्र के करों में हिस्सा, केंद्र के करों में हिस्सा। तीसरा हमने पढ़ा था केंद्र की सहायता, केंद्र की सहायता। और चौथी चीज हमने वहां पे पढ़ी थी कर भिन्न राजस्व, राजस्व प्राप्ति के 4 स्रोत बताए थे, तो कर भिन्न राजस्व, यहाँ पे हमें उनका परसेंटेज भी याद रखना है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो इस स्लाइड से निकल के आती है, वो चीज हमें विशेष तौर से याद रखनी है। देखिए सबसे पहली चीज जो मेन है हमें यहाँ याद रखना है, स्वयं का कर राजस्व। ये सीक्वेंस मैंने वही लिखा है जो हमने पहले बात की है कि जो राजस्व घाटा, जो राजस्व जो प्राप्ति है उनका सीक्वेंस यही है कि किस सीक्वेंस में उन्हें प्राप्त होती है। ये सीक्वेंस मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आप इसको जरूर याद रखें। तो जो स्वयं का कर है, राज्य सरकार का जो कर है, उस कर का आपको सीक्वेंस याद रखना है कि कौन सा कर जो है वो कितने पैसे दे रहा है। तो सबसे ज्यादा एक नंबर पर अगर हम बात करें तो एक नंबर पे सबसे ज्यादा 11.26 पैसे करों की, राज्य सरकार के करों की बात कर रहा हूं मैं, जीएसटी। एक नंबर पे कौन सा है, जीएसटी। 2 नंबर पे कौन सा है, 2 नंबर पे देखिए आप, ये 11.26 पैसे, जीएसटी कितने दे रहा है, 11.26 पैसे एक नंबर पे है ना। 2 नंबर पर अगर बात करें तो बिक्री कर, क्या है, बिक्री कर। 2 नंबर पर बिक्री कर, और बिक्री कर आपको दे रहा है 5.85 पैसे, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 3 नंबर पर अगर हम बात करें तो राज्य उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क जो किसका, राज्य का उत्पाद शुल्क, ये दे रहा है 3.45 पैसे, 3.45 पैसे। और 4 नंबर पर अगर हम बात करें तो व्हीकल टैक्स, वाहनों पर शुल्क। ये चारों के चारों हमें याद रखने हैं, ठीक है। चारों चीजें जो है वो हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो जो राज्य का स्वयं का कर राजस्व है वो हमें याद रखना है। आप अलग से देखना चाहें तो अपने यहाँ ले सकते हैं कि सबसे पहले तो आएगा जीएसटी। सबसे ज्यादा जो टैक्स 11.26% के आसपास जो भी है वो किससे मिल रहा है, जीएसटी से मिलेगा। दूसरा नंबर आएगा बिक्री कर, ये सीक्वेंस याद रखें, आपको परसेंटेज नहीं पूछ के ये सीक्वेंस पूछा जाएगा। बिक्री कर दूसरा नंबर किसका, बिक्री कर, ये राज्य का स्वयं का कर राजस्व है। और तीसरे नंबर पर आएगा राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क। और चौथे नंबर पे आएगा आपका वाहन कर, व्हीकल टैक्स जिसको हम कह सकते हैं वाहन कर, ठीक है। तो ये चार जो है ना वो राज्य की स्वयं का कर राजस्व, राज्य का जो स्वयं का कर राजस्व है उसके स्रोत हैं। और उसके स्रोतों का ये बिल्कुल आरोही सीक्वेंस है, इसको इस तरह से पूछा जा सकता है। हमने अगर परसेंटेज की आप बात करना चाहो तो हमने यह बात करी कि जीएसटी है वो 11.26 पैसे, अपना राज्य बिक्री कर है वो 5.85, राज्य उत्पाद शुल्क 3.45 है, और व्हीकल टैक्स है 1.64%। तो एक चीज तो आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो ये दूसरी चीज थी कि केंद्रीय करों में हिस्सा, केंद्रीय करों में हिस्सा हम राशि पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको परसेंटेज के चक्कर में अगर परसेंटेज के बेस पे याद रखना चाहो तो केंद्रीय करों में हिस्सा है वो 16.06% है, 16.06 पैसा, 16.06 पैसा याद रखिए, केंद्रीय करों में 16.06 पैसा। और तीसरा है केंद्रीय सहायता, केंद्र जो सहायता कर रहा है वो 7.40 पैसा केंद्रीय सहायता है। और चौथा है कर भिन्न राजस्व, तो वो है 4.57 पैसा। सीक्वेंस आपको ये भी याद होना चाहिए और सीक्वेंस आपको ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना केंद्रीय सहायता 16.06 पैसा, केंद्रीय करों में हिस्सा सॉरी केंद्रीय सहायता 7.40 पैसा, और सबसे कम कर भिन्न राजस्व 4.57 पैसा, 4.57 पैसा, ठीक है। अब एक है कि केंद्रीय करों में हिस्सा, एक सेगमेंट हमने यहाँ ये चीज पढ़ी है कि जैसे अभी हम यहाँ बात करें इसकी, तो यहाँ हमने पढ़ा है केंद्रीय करों में हिस्सा कितना है
16.06%। 16.06% जो केंद्रीय कर है उनमें हिस्सा राज्य सरकार को यहाँ पे मिलेगा। ये चीज यहाँ पे की है, अपना जो ये है पूरा बजट है उसका 16.06% पूरी प्राप्तियों का ये मिलने वाला है। तो वहां का आपसे जो केंद्र से जो पैसे प्राप्त होंगे वो किस मद के होंगे उसका सीक्वेंस भी आप यहाँ याद रखो। हमने यहाँ जो बात करी ये राज्य का है, ये ध्यान रखना, ये किसका है, राज्य का है कि सबसे ज्यादा पैसा किससे आएगा, जीएसटी से, फिर बिक्री कर से आएगा, फिर राज्य उत्पाद शुल्क से आएगा, फिर वाहन कर से आएगा। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस अपन याद कर रहे हैं ये है किसका, केंद्रीय करों में हिस्सा जो 16.06% है राजस्थान का, उसमें सबसे ज्यादा आयकर से मिलेंगे अपने को 27,434.49 करोड़, फिर निगम कर से मिलेंगे 25,082.75 करोड़, फिर जीएसटी से मिलेंगे 24,003.28 करोड़, फिर सीमा शुल्क से मिलेंगे 17,988.90 करोड़। तो अपन कॉमन सी बात रखें तो 27, 25, 24 और 18, 27, 25, 24 और 18 की आयकर से मिलेंगे हमको 27 करोड़, निगम कर से मिलेंगे 25 करोड़, जीएसटी से मिलेंगे 24 करोड़ और सीमा शुल्क से मिलेंगे लगभग 18 करोड़। तो ये इतने बड़ा डेटा याद नहीं रखे, शॉर्ट में हम इसको याद रखते हैं 27, 25, 24, 18। सबसे पहले आयकर, फिर निगम कर, फिर जीएसटी और फिर सीमा शुल्क। तो ये केंद्रीय करों में 16.06% में ये ब्यूरोक्रेशन अलग अलग हो गया। ये चीज आपने को यहाँ पे विशेष ध्यान रखनी है सीक्वेंस वाली। अब ये तो हमने बात करी कि पैसा कहाँ से आएगा, अब पैसा कहाँ से जाएगा उसका भी एक छोटा सा हम यहाँ देख लेते हैं। तो पैसा जो जाएगा सबसे एक नंबर पे है राजस्व। सबसे एक नंबर पे पैसा कहाँ जाएगा, सबसे ज्यादा पैसा किस पे व्यय किया जाएगा, राजस्व। राजस्व में जो भी व्यय होगा उस पे ये खर्च किया जाएगा एक नंबर पे। दो नंबर पर अगर हम बात करें तो ये आ गया ऋणों का पुनर्भुगतान। जो ऋण जो सरकार ने ले रखे हैं उन करों का, उन ऋणों का भुगतान करने में, वापस भुगतान करेगी सरकार। तो दूसरा नंबर इसका है। और अमाउंट अगर अपन देखना चाहें तो 32.43 पैसा है। और तीसरा नंबर है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय है आपका 8.92 पैसा, 8.92 पैसा। और चौथा नंबर है ब्याज अदायगी। चौथा नंबर किसका है, ब्याज अदायगी। ब्याज अदायगी कितना है, ब्याज अदायगी है 7.42 पैसा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पैसा जो जाएगा सबसे ज्यादा राजस्व में जाएगा, ठीक है, 50.86 पैसा। दूसरा ऋणों का पुनर्भुगतान 32.43 पैसा। तीसरा जाएगा अपना पूंजीगत व्यय 8.92 पैसा। और चौथा जाएगा ब्याज अदायगी 7.72 पैसा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि कौन सा टैक्स आएगा और कौन सा जाएगा। आने का सीक्वेंस क्या है और जाने का सीक्वेंस क्या है, और बस यही बजट है कि आएगा और जाएगा। अब उसके बाद में अगली हम बात करते हैं, ये एक बेसिक सा डेटा हो गया सरकार की तरफ से बजट का जो डेटा हमें याद रखना है उसका। अब सरकार ने 2021 से एक बजट शुरू किया, उसको कहते हैं कृषि बजट। कृषि बजट तो वर्ष 2024-25 का जो कृषि बजट है, उस कृषि बजट की हम यहाँ पर छोटी सी बात कर लेते हैं क्योंकि इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो कृषि बजट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसके आकार की बात करें कि कृषि बजट का जो आकार है वो क्या है। तो टोटल 96,787.27 करोड़, याद रखना है 96,787.27 करोड़ रुपए किसका बजट का आकार है, कृषि बजट का 96,787.27 करोड़। अब ये 96,787.27 करोड़ कहाँ कहाँ खर्च होंगे, ये पैसे कहाँ पे खर्च होंगे। तो ये जो चीज है, ये चीज हमें याद नहीं रखनी है, हमें सिर्फ क्या याद रखना है, टॉप 4 जो टॉप 4 है उनकी हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च होगा, इस 96,787 की बात करूं, सबसे ज्यादा पैसा खर्च होगा वो होगा कृषि अनुदान पे। सरकार जो है वो कृषि पे सब्सिडी दे रही है ना, ऋणों में ब्याज सब्सिडी दे रही है, तो सबसे ज्यादा कृषि अनुदान पे होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 30.51%, कितना हो रहा है 30.51%, 30.51% सबसे ज्यादा कृषि अनुदान पे। 2 नंबर पर अगर हम बात करें तो कृषि अनुदान के बाद में दूसरा आता है कृषि साख। साख का मतलब होता है ऋण, साख का मतलब होता है ऋण, ये होगा आपका 24.10%, 24.10%। ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें तो आधारभूत संरचना,
कृषि के लिए आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा, जैसे भंडारण की व्यवस्था है, विपणन की व्यवस्था, इस टाइप की चीजें बनाना, तो उसके ऊपर 15.42% हो जाएगा। और चौथा अगर हम बात करें तो चौथा नंबर आता है कृषि विपणन। उपज को बेचने के लिए, बाजार विकसित करने के लिए जो है वो पैसा खर्च होगा, ये 11.06%, 11.06%। तो ये चार सीक्वेंस याद रखने, ये पांच ही चीजें हमें इसमें याद रखनी है कृषि बजट में। कि पहला है 96,787.27 करोड़, ये कृषि बजट का आकार है। आपके कृषि बजट का आकार है 96,787.27 करोड़, 96,787.27 करोड़ कृषि बजट का आकार है। उसके बाद में ये जो है वो खर्च कहाँ कहाँ होगा, तो कृषि अनुदान पे अगर हम बात करें, सबसे एक नंबर पे कृषि अनुदान, जो ब्याज वगैरह पे सब्सिडी दी जाती है, वो होगा यहाँ पे 30.51%। कितना होगा? 30.51%। दूसरा होगा कृषि साख यानी कृषि ऋण, 24.10%। तीसरा होगा कृषि के लिए आधारभूत संरचना का विकास, जैसे भंडारण के लिए गोदाम बनाना है, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए हो जाएगा 15.42%। और चौथा होगा कृषि विपणन, वो होगा 11.10%। तो ये चार चीजें हमें याद रखनी है। कुल बजट 96,787.27 करोड़। एक नंबर कृषि अनुदान, दो नंबर कृषि साख, तीन नंबर आधारभूत संरचना और चौथा नंबर कृषि विपणन। ठीक है, फिर अगला हम चलते हैं। ये सबसे मोस्ट चीज है, यहाँ पे हमें वही चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज हमें ध्यान रखनी है कि राजस्थान की जो 2024-25 की जो योजना है, वर्ष 2024-25 का टोटल उद्व्यय कितना है, टोटल खर्चा जो है वो सरकार के द्वारा कितना किया जाए। वार्षिक योजना, परिवर्तित बजट के अंदर जो वार्षिक योजना है उसका टोटल खर्चा कितना है, तो ये याद रखना है 2,09,633.99 करोड़। 2,09,633.99, 209,633.99 करोड़। ठीक है, ये 24-25 की वार्षिक योजना का उद्व्यय की मैं बात कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें से वही 5 सीक्वेंस बना लो कि किस में कितना खर्चा हो रहा है। सबसे ज्यादा खर्चा यहाँ पे एक नंबर देखिए कौन सा है, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं की 2,09,633.99 करोड़ है। उसमें से सबसे ज्यादा ये किस पे होगा, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं। कितना रुपए खर्च हो रहा है, 1,14,857.49 करोड़, जो इस पूरी योजना का 54.79% है। याद रखिए, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के ऊपर 1,14,857.49 करोड़ रुपए खर्च होगा, जो इस पूरी योजना का 54.79% है, 54.79% है। ठीक है, दो नंबर पर अगर हम लेते हैं तो दो नंबर पर आता है अपना विद्युत। दो नंबर पे आता है अपना कौन सा, विद्युत। और विद्युत पे सरकार खर्च कर रही है 29,631.34 करोड़, 29,631.34 करोड़, जो पूरी योजना का 14.14% है। पहला सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, दूसरी होगी क्या, विद्युत। तीसरी हम बात करते हैं तो तीसरा आता है ग्रामीण विकास पे, नरेगा वगैरह जो है उस पर काफी पैसा खर्च होता है, तो 20,233.86 करोड़, 20,233.86 करोड़ है, जो 9.65% है, जो कि अपना है 9.65% है। 20,233.86 जो पूरी योजना का 9.33%, सॉरी 9.65% है। और चौथा अगर हम इसमें बात करें तो चौथा आता है आपका ट्रांसपोर्ट, परिवहन। परिवहन के ऊपर सरकार सड़क वगैरह बनाने में पैसा खर्च कर रही है 13,367.28, 13,367.28, जो 6.38% है। कितना है, 6.38%। और पांचवा नंबर आता है कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, कृषि से संबंधित सेवाओं का 12,239 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और ये 5.84% है। कितना है, 5.84% है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ये डेटा याद रखना है कि कृषि सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पे 54.79%, फिर उसके बाद में विद्युत पे हो रहा है 14.14%, फिर उसके बाद में आपका ग्रामीण विकास पे 9.65%, फिर आपका परिवहन पे 6.38, और फिर आपका कृषि संबंध सेवाओं पे 5.84%, 5.84%। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। 209,633.99 करोड़ कुल व्यय है इसका। अगर हम अलग से इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुल व्यय की अगर हम बात करें 209,633.66 करोड़,
209 633.99, सॉरी 66 नहीं 99 करोड़, ठीक है। ये कुल व्यय है। अब इसमें सबसे पहले है सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं। तो देखिए सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पे खर्च हो गया 1 नंबर पर। दूसरा किस पे खर्च हो, हमने क्या लिखा, दूसरा है विद्युत। दूसरा नंबर किस पे खर्च करेगी सरकार, विद्युत। तीसरा है ग्रामीण विकास। चौथा है परिवहन। और 5 नंबर में कृषि एवं संबंधित सेवाएं। कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, ये आपको जो है वो याद रखना है, ये एक सीक्वेंस याद रखना है, ये घटते क्रम में है, ठीक है। टोटल योजना अपनी होगी ये, और इस टोटल योजना में ये इस तरह से अलग अलग पार्टीशन वाइज वे हो गया, इसमें इतना इतना वे होगा। तो ये जो बजट का जो सांख्यिकी स्टेटमेंट है, जो डेटा से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमने पूरी यहाँ पर देख ली है। पिछले अपने लगभग आधा घंटे में हमने इन चीजों को डिस्कस कर लिया है कि कौन सी चीज कहाँ बैठेगी और इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। अब जो बजट का जो भाषण है जिसमें क्या क्या घोषणाएं की गई है, वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अमृत काल खंड के अंदर विकसित राजस्थान 2047। देखिए सरकार, केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है विकसित भारत @2047। तो विकसित राजस्थान, भारत विकसित कब होगा, जब राज्य विकसित होंगे, ठीक है। तो विकसित राजस्थान 2047 को लेके इस बजट में 10 संकल्प जो है वो निर्धारित किए गए हैं। आपको इन 10 संकल्प को रट लेना है पूरी तरफ से। क्यों, क्योंकि ये सबसे मोस्ट है। जैसे पिछले बजट में सप्तऋषि, जैसे पिछला बजट था केंद्र का, उसमें थी सप्तऋषि योजना। केंद्र का जो पिछला बजट था उसमें 7 प्रकार के संकल्प थे, उनको सप्तऋषि कहा गया था। इसी तरह से अपने इसमें 10 संकल्प है, ठीक है। तो वो 10 संकल्प कौन कौन से हैं, उन 10 संकल्पों का नाम आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला संकल्प है 350 बिलियन इकोनॉमी, कि राजस्थान को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना है, ठीक है। पहला ये, हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, सिर्फ यही चीज इसमें पूछी जाती है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत संरचना का विकास। तीसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ सिविक एमिनिटीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ सिविक एमिनिटीज, सुनियोजित विकास के साथ शहरी और ग्रामीण का क्षेत्रीय विकास। सुनियोजित विकास करना है और उसके साथ शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का सुनियोजित रूप से क्षेत्रीय विकास इसके अंतर्गत किया जाएगा। चौथा है एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फार्मर्स वेलफेयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ और फार्मर वेलफेयर, ठीक है, कृषि वृद्धि और किसानों का कल्याण। फिर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, उद्योगों का विकास और इन्वेस्टमेंट निवेश प्रोत्साहन, यानी एमएसएमई को विशेष तौर से प्रोत्साहन देते हैं। ये 5 जो है ना वो पहले आप याद करो। सबसे पहला है 350 बिलियन इकोनॉमी, फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिर है क्वालिटी ऑफ लाइफ सिविक एमिनिटीज, चौथा है एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फार्मर्स वेलफेयर, 5वां है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर छठे में चलते हैं। छठा है अपना टूरिस्ट से रिलेटेड टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर प्रमोशन, टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर प्रमोशन। उसके बाद में 7वां है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ। 8वां है ह्यूमन रिसोर्स HRD है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हेल्थ फॉर ऑल, मानव संसाधन विकास और सभी के लिए स्वास्थ्य। 9वां है सोशल सिक्योरिटी और 10वां है गुड गवर्नेंस, परफॉर्म रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन की स्थापना। तो ये 10 पूरे के पूरे हैं, आपको इन 10 को पूरी तरह से याद रखना है। छठा था टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर प्रमोशन, 7वां था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ, 8वां है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हेल्थ फॉर ऑल, 9वां है सोशल सिक्योरिटी और 10वां था गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। देखिए 2047 राजस्थान @2047 के तहत सरकार के द्वारा 10 संकल्प निर्धारित किए गए हैं और इन 10 संकल्प को हम एक एक करके यहाँ पे याद रखना है। सबसे पहला था 350 बिलियन इकोनॉमी, दूसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तीसरा था क्वालिटी ऑफ लाइफ सिविक एमिनिटीज, चौथा था एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फार्मर्स वेलफेयर, 5वां था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, छठा जो था वो अपना था टूरिस्ट आर्ट एंड कल्चर प्रमोशन, 7वां था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ, 8वां था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हेल्थ फॉर ऑल, 9वां सोशल सिक्योरिटी और 10वां गुड गवर्नेंस।
तो ये 10 संकल्प जो है वो सरकार के हैं, इन 10 ही संकल्प को हमें याद रखना है। अगला है अपना जल जीवन मिशन। सरकार ने ये कहा था कि 2024 तक जो है वो प्रत्येक घर में वर्किंग टैप वाटर, इस ये जो मिशन जो चल रहा है, उस मिशन का जो पर्पस जो था, उद्देश्य है वो क्या है कि वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, लेकिन जल जीवन मिशन आपको याद रखना है ये किस क्षेत्र के लिए है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए। शहरी के लिए हम अलग बात करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक घर को वर्किंग टैप वाटर प्रोवाइड करवाने के लिए सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। तो 15,000 करोड़ रुपए का खर्च करके, अब इस बजट में क्या आ गया कि इस बजट में सरकार क्या करेगी कि 15,000 करोड़ रुपए इस पे व्यय करेगी और 25 लाख ग्रामीणों के घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है कि ये जो स्कीम है वो सिर्फ किसके लिए है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। जल जीवन मिशन शहरों के लिए नहीं है। शहरी क्षेत्र जो है उसके लिए अलग से स्कीम है, उसका नाम है अमृत। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए है ये। तो सरकार ने इस बजट में क्या रखा कि 15,000 करोड़ रुपए व्यय करके 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिया जाएगा। 5,846 यानी 5846 अतिरिक्त गांवों को सतही जल उपलब्ध कराया जाएगा और 20,370, ये तो आप याद भी नहीं करते हो, ये डेटा तो कोई वो नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ ये याद रखना है कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य था 2024 तक वर्किंग टैप वाटर प्रोवाइड करवाना, और सरकार ने इस बजट में इस योजना में 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा करके निर्धारित किया कि 25 लाख ग्रामीण परिवारों को जो है वो नल कनेक्शन दिए जाएंगे। और ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की योजना है। इसके तहत 6 बड़ी पेयजल परियोजनाओं का कार्य इसमें किया जाएगा। फिर है अमृत 2.0, ये आप मोस्ट लगा ले, नवीन योजना है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जेजेएम पहले पूछा जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों के जैसे हमने वहां पे जेजेएम किया, जल जीवन मिशन के माध्यम से कौन से क्षेत्रों में नल कनेक्शन लगाए, ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए। तो जब ग्रामीण क्षेत्र में हम नल कनेक्शन लगा रहे हैं तो शहरी क्षेत्रों को कैसे छोड़ सकते हैं? शहरी क्षेत्र में भी तो ऐसी स्थिति है जहाँ पे नल कनेक्शन नहीं है, तो शहरी क्षेत्रों में भी नल कनेक्शन लगाए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन लगाए जा रहे हैं, ठीक उसी तर्ज पे शहरी क्षेत्रों को भी पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, वर्किंग टैप वाटर प्रोवाइड कराने के लिए जो है वो अमृत 2.0 स्कीम लागू की गई है। अमृत 2.0 स्कीम किसके लिए? शहरी क्षेत्रों के लिए। और 183 शुरुआत में 183 शहर और कस्बे जो है उनकी पेयजल व्यवस्था इसमें की जाएगी और उसमें लगभग 5180 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। और ये टारगेट कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। 2 वर्ष में ये पूरा किया जाएगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या है तो जेजेएम है, और शहरी क्षेत्र के पानी की व्यवस्था के लिए क्या है तो अमृत 2.0 योजना। अमृत 2.0 योजना है। आप टारगेट याद रखें, 183 गाँव को शहर और कस्बों को इसमें पेयजल प्रोवाइड करवाएंगे। 5180 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 2 वर्ष में ये कार्य पूरा किया जाएगा। ठीक है, फिर ये जो पेयजल की बात हो गई, आगे हम चलते हैं। अगला है अपना ऊर्जा। देखिए पानी के बाद में ऊर्जा आ गई। ठीक है, तो ये सरकार कह रही है कि अगले जो 10 वर्ष है उसमें जो विद्युत डिमांड है वो लगभग 6% बढ़ जाएगी। एक तो ये डेटा मोस्ट है, अनुमानित वृद्धि की हम बात कर रहे हैं कि आज जो यूनिट, जितने यूनिट जो है ना उनका 6% इंक्रीज हो जाएगा, यानी 106% और चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, तो 6% बढ़ जाएगा। अब इस 6% को गेन करने के लिए, 6% तक पहुंचने के लिए सरकार क्या करेगी, 31-32 तक परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेगी। ये तो किससे करेगी? परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट। लेकिन परंपरागत स्रोत जैसे कोयला है, ठीक है, पानी इसमें हो नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा सरकार का फोकस किस पे है? अक्षय ऊर्जा पर। अक्षय ऊर्जा जो नवीकरणीय स्रोतों के द्वारा पैदा की जाती है, नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से, जैसे सोलर है, पवन है, हाइड्रो है, ठीक है, इनके माध्यम से। ये डेटा आपको याद रखना है, 33,600 मेगावाट। सरकार कितनी करेगी? 33,600 मेगावाट। आपको याद रखना है कि 6% वृद्धि हो जाएगी। तो इसके लिए परंपरागत स्रोत से तो हो जाएगी 20,500 और ये जो है इनसे होगी 33,600 मेगावाट। अब 33,600 मेगावाट में सबसे ज्यादा सोलर से होगी 22,200, फिर पवन से होगी 8,100 और हाइड्रो से होगी 3,300। ठीक है, 22,200, 8,100 और 3,300। ठीक है,
इस तरह से 33,600 मेगावाट की विद्युत जो है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 31-32 तक स्थापित की जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो ये जो है ना, ये आपको विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। 33,600 मेगावाट होगा, जिसमें सोलर से होगा 22,200, पवन से होगा 8100, 8,100 और हाइड्रो से होगा 3,300 मेगावाट। ठीक है, अब ऊर्जा में अगर चलते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को गति देते हुए 50,000 मेगावाट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में सरकार 50,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता स्थापित करेगी और 3 प्लांट लगाएगी। सरकार कितने प्लांट लगाएगी? 3 प्लांट लगाएगी रिन्यूएबल एनर्जी के, नवीकरणीय ऊर्जा के। आपको उन तीनों प्लांटों का नाम याद रखना है। देखिए, बीकानेर में 2 प्लांट लगाए जाएंगे और जैसलमेर में 1 प्लांट लगाया जाएगा। बीकानेर में एक तो पुंगल और दूसरा लगाया जाएगा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। 50,000 मेगावाट टारगेट जो है ना सरकार का, उसको गेन करने के लिए। और जैसलमेर में लगाया जाएगा बोडाना, जैसलमेर। इन तीनों जगह सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। नाम याद रखने हैं, पुंगल और छत्तीसगढ़ दोनों बीकानेर में है और बोडाना जैसलमेर में। प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि सरकार द्वारा नवीन बजट 2024-25 के दौरान निम्न स्थानों में से किन स्थानों पर सोलर पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है या प्रस्ताव पारित किया गया, जो भी है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, बीकानेर में 2 हैं और जैसलमेर में 1 है। दोनों के नाम याद होने चाहिए, पुंगल छत्तीसगढ़ और बोडाना जैसलमेर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। एक नई स्कीम आई है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, देखिए इसमें सोलर प्लांट के ऊपर, घरेलू सोलर प्लांट अगर कोई लगाता है तो उसपे सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। सरकार के द्वारा उस पर क्या प्रदान किया जा रहा है? अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसी योजना के अंदर प्रत्येक जिला, हर एक जिला ऐसा होगा जिसमें एक आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? आदर्श सौर ग्राम। आदर्श सौर ग्राम की स्थिति क्या होगी कि वहां पे जो है वो 100% जो घर हैं उनमें बिजली की व्यवस्था किससे होगी? 100% घरों में बिजली किससे लगाई जाएगी? सोलर से लगाई जाएगी। बिना ये अपने दूसरी वाली बिजली वहां नहीं होगी, सारे सोलर से होंगे। तो ऐसे आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे। और कितने बनाए जाएंगे? तो प्रत्येक जिले में 1 बनाया जाएगा। प्रत्येक गांव में क्या होगा? 2 मेगावाट क्षमता तक के डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। अब देखो, वहां बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2 मेगावाट का डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रीकृत सोलर पावर प्लांट लगा देंगे और उससे सबको बिजली उपलब्ध करवा दी जाएगी। और इसके लिए सरकार 40% अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। और सरकार इसके लिए कितना अनुदान देगी? 40%। 3 चीजें याद रखनी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा और उसके लिए सरकार 2 मेगावाट का डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट लगाएगी, जिसपे 40% का अनुदान दिया जाएगा। और ये जो आदर्श ग्राम होंगे उसमें 100% सोलर से बनेगी। तो आज जो बिजली होगी वो 100% सोलर से निर्मित बिजली का उपयोग किया जाएगा। फिर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना नई योजना है। तो आप ध्यान रखें, जैसे कि इसमें जिले का नाम है, स्टार्ट में जिला उत्थान योजना है ना, जिले का नाम है। तो प्रत्येक जो जिला है उसकी पृथक समस्याएं होती है। हर जिले की भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, हर प्रकार, हर जिले की अलग अलग समस्याएं होती है। तो उनके प्रभावी निस्तारण के लिए सरकार ने ये योजना शुरू किया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। और इस योजना के क्रियान्वयन में कितने रुपए का प्रावधान किया है वो याद रखना है, 500 करोड़। सबसे पहली चीज, प्रत्येक जिले की अपनी पृथक समस्याएं होती है और उन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के द्वारा जो है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना शुरुआत की गई है। अब इस योजना में 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और सबसे मेन चीज इसमें जनसहभागिता को, लोगों को साथ लेके उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकतावार कार्य निर्धारित किए जाएंगे और एक विशेषज्ञों की एक मिशन टीम गठित की जाएगी। ये टीम उन समस्याओं के समाधान के लिए, जो जिले की जो समस्या है उन समस्याओं के समाधान के लिए ये टीम जो है वो उपाय सुझाएगी और इनका इम्प्लीमेंट इस 500 करोड़ रुपए की राशि से किया जाएगा। 3 चीजें याद रखनी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, इसके अंदर जिले की जो स्थानीय समस्याएं हैं उनके प्रभावी निस्तारण के लिए 500 करोड़ रुपए व्यय करके काम किया जाएगा। जनसहभागिता को साथ में रखा जाएगा और इसे तो एक विशेषज्ञों की टीम गठित की जाएगी जो समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगी और प्राथमिकतावार उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। फिर अगला है वृद्ध क्षेत्रीय विकास योजना। वृद्ध क्षेत्रीय विकास योजना,
देखिए नई योजना है ब्रज क्षेत्र, यानी जो भरतपुर का जो क्षेत्र है, भरतपुर धौलपुर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई है। सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि पहले भी क्षेत्रीय विकास योजनाएं जो है वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें डांग, मगरा और मेवा। मगर मेवात की अगर बात करें तो 1986-87 से ये योजना चलाई जा रही है। और ये योजना जो है वो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 86-87 से ये योजना 3 जिलों में अभी ये चल रही है। इसी तरह से अगर हम इसको देखें मगरा, तो ये 2005 से चल रही है, और 5-6 से ये जो योजना है वो 5 जिलों में चल रही है। देखिए मगरा क्षेत्र विकास योजना, मगरा का मतलब होता है पहाड़, तो मगरा क्षेत्र विकास योजना किन में चल रही है कि वो पहाड़ी क्षेत्र जैसे ब्यावर है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, पाली और राजसमंद, इन 5 जिलों में चल रही है। ब्यावर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और पाली में चल रही है। तो ये वो क्षेत्र है जो पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन टीएसपी में नहीं है। लेकिन ये किस में नहीं है? टीएसपी में नहीं है। उदयपुर में भी पहाड़ है, लेकिन उदयपुर टीएसपी में आता है, इसलिए उसमें ये लागू नहीं है। एक आता है अपना डांग, तो डांग क्षेत्र जो चंबल जो नदी है उसकी जो उत्खात भूमि है, जो क्या कह सकते हैं खड्डे वाला जो क्षेत्र, जो बीहड़ क्षेत्र है, उसके विकास के लिए डांग क्षेत्र योजना ये 2005 से शुरू की गई है। और ये जो योजना है वर्तमान में 9 जिलों में चल रही है। कितने जिलों में चल रही है? 9 जिलों में। तो बेसिक से जानकारी हम इसको इकोनॉमिक्स में डिटेल से पढ़ लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस बेसिक से जानकारी आप ये जरूर रखें। और ब्रज क्षेत्र विकास योजना भरतपुर धौलपुर का जो ब्रज क्षेत्र है उसके लिए की गई है। ये जो बजट है, इस बजट में इन सभी योजनाओं के लिए 50-50 करोड़ का, पिछली बार 40 करोड़ का प्रावधान था 2023-24 के बजट में, और 24-25 के बजट में इसके लिए 50-50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सरकार कह रही है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जाएगी, और इसमें थीम बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस पॉलिसी में क्या होगा कि थीम बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जाएंगे, जैसे कि कहीं पे सीज है, कहीं पे इनलैंड कंटेनर डिपो, इस टाइप से अलग अलग थीम पे आधारित किए जाएंगे। इसके साथ साथ हैसल फ्री गुड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाया दिया जाएगा। साथ साथ में ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया जाएगा, यानी पर्यावरण प्रदूषण को न्यूनतम बनाए रखने के लिए प्रावधान भी इस पॉलिसी में किए जाएंगे। अगला गारमेंट एंड अपैरल पॉलिसी। एक गारमेंट, कपड़े के लिए गारमेंट एंड अपैरल पॉलिसी लाई जाएगी। देखिए सरकार के अंदर सरकार द्वारा एक योजना लॉन्च की गई, पीएम मित्र योजना। ठीक है, इसके अंदर 7 पार्क बनाए गए, और राजस्थान में एक भी नहीं है। इसमें पहले बात चल रही थी कि रोहट के पास, लेकिन वहां नहीं किया गया। तो सरकार ने कहा कि कपड़ा उद्योग को विकसित करने के लिए एक गारमेंट एंड अपैरल पॉलिसी लाई जाएगी। गारमेंट एंड अपैरल पॉलिसी लाई जाएगी टेक्सटाइल संबंधित उद्योग को ऊंचाई तक ले जाने के लिए। ठीक है, इसके अंतर्गत लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित किया जाएगा, सप्लाई चेन सिस्टम को विकसित किया जाएगा, और इन सब के लिए एक राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लाई जाएगी। राजस्थान वेयर हाउस, देखिए 2 पॉलिसी होगी, एक तो गारमेंट एंड अपैरल पॉलिसी होगी, दूसरी होगी राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी। ये जो पॉलिसी आएंगी तो उनमें क्या क्या प्रावधान होंगे उस चीज की हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी क्या है, अभी सिर्फ हमें इनको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी लाई जा रही है। और मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि बालोतरा के अंदर राजस्थान पेट्रो जोन, जहां पर अपनी रिफाइनरी लगी हुई है, राजस्थान आरपीजेड जो है वो की स्थापना की जाएगी। ये याद रखना, आरपीजेड कहाँ स्थापित होगा? राजस्थान में। राजस्थान में आरपीजेड, राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? बालोतरा में की जाएगी, बालोतरा में। और इसके साथ साथ प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की जाएगी, रक्षा विनिर्माण हब की जो स्थापना है वो की जाएगी। स्थान अभी चिन्हित नहीं किया गया। 3 चीजें याद रखनी है, एक गवर्नमेंट पॉलिसी लाई जाएगी, गारमेंट्स एंड अपैरल पॉलिसी, एक राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई जाएगी, बालोतरा में आरपीजेड की स्थापना की जाएगी, राजस्थान पेट्रो जोन, ठीक है, और एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। तो ये 4 चीजें यहाँ पे मस्ट है इस स्लाइड में। अब उसके बाद में है कि टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी 200 करोड़ रुपए की लागत से, और इसके साथ साथ डाटा सेंटर पॉलिसी भी बनाई जाएगी। देखिए इसका तो ये जो है ना, इसका यूज क्या होता है कि सरकार ने पर्सन इसमें कैसे आता है कि
कि सरकार के द्वारा कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये प्रावधान कौन कौन से हैं, और फिर उसमें स्टेटमेंट आता है। आरएसएससी परीक्षाएं होती है, उसमें विशेष तौर से इसको देखा जाता है। तो अगर हम उसको देखें तो सबसे पहले हम कहेंगे भाई पॉलिसी लाएंगे, फिर राजस्थान वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी लाएंगे, फिर आरपीजीएड स्थापित करेंगे, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, इसके साथ साथ 200 करोड़ रुपए से टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे मेन चीज आपको यहाँ ये ध्यान रखनी है कि प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। निर्यात का हब बनाने के लिए प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब, निर्यात का हब बनाने के लिए राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 लाई जाएगी, और इसके क्रियान्वयन पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद पॉलिसी 2024 लाई जाएगी, ताकि प्रत्येक जिला जो है वो एक्सपोर्ट हब बन सके। जैसे कोई जिला है, उसके अंदर कोई चीज अच्छी पैदावार होती है, उसकी पहचान है, तो उसको विकसित किया जाएगा ताकि उसका एक्सपोर्ट हो, लोगों को रोजगार मिले, और इसके लिए एक पॉलिसी लाई जाएगी, और उस चीज के लिए 100 करोड़ रुपए प्रति साल खर्च किए जाएंगे। और जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल का 200 करोड़ रुपए की लागत से, बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है कि पीएम यूनिटी मॉल बजट में प्रस्तावित पीएम यूनिटी मॉल जो है वो राजस्थान में कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा आपके कहाँ पे, जयपुर में। पीएम यूनिटी मॉल कहाँ पे बनाया जाएगा, जयपुर में बनाया जाएगा, और कितने करोड़ में, 200 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। आगे आओ देखो, उसके बाद में आता पर्यटन कला एवं संस्कृति। पर्यटन कला एवं संस्कृति सबसे पहली चीज है कि जो राजस्थान की जीएसडीपी सकल घरेलू उत्पाद जो है उसमें 5.6% योगदान है, और 20 लाख रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं। पर्यटन जो है, टूरिज्म जो है, वो जीडीपी में 5.6% योगदान है, डेटा याद रखना है, और लगभग 20 लाख लोगों को इसके द्वारा प्रतिवर्ष रोजगार प्रदान किया जाता है। अब इसका उन्नयन करने के लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी। इसके साथ साथ राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा, ये मेन चीज है। एक तो पॉलिसी लाएंगे, एक राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कर दिया जाएगा। इसके साथ राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड बनाया जाएगा, RTICF बनाया जाएगा, और कितने करोड़ में, 5000 करोड़ में। RTICF राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर 5000 करोड़ में राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा। आगे चले तो राजस्थान की जो सांस्कृतिक धरोहर है उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार प्रयास करेगी, और राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। राजस्थान की स्थानीय धरोहरों के संरक्षण के लिए राजस्थान हेरिटेज एंड कंजर्वेशन ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा ये देखो, ये जो डेटा है थोड़ा मोस्ट है। खाबा फोर्ट परिसर जैसलमेर में फॉसिल पार्क बनाए जाएंगे, और ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे बनाया जाएगा, खाबा फोर्ट परिसर जैसलमेर, फॉसिल पार्क और ओपन रॉक म्यूजियम बनाए जाएंगे। देखिए, सबसे मेन चीज है कि अभी भारत सरकार के द्वारा दिल्ली में भारत मंडप बनाया गया है मीटिंग के लिए, माइस जिसको कह सकते हैं, माइस मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन और टूरिज्म के लिए। ठीक है, तो इसी की तरफ में राजस्थान में भी, राजस्थान जयपुर में बनाया जाएगा राजस्थान मंडपम। जैसे दिल्ली में भारत मंडपम बना, उसकी तरफ पे राजस्थान में राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा, और ये जो है वो माइस की सुविधाएं उपलब्ध वहां पे कराएगा, मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन। ठीक है, तो जयपुर में बनाया जाएगा, इसका हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में पर्यटन कला और संस्कृति में हम देखें तो डूंगरपुर में शिल्प ग्राम बनाया जाएगा। अभी शिल्प ग्राम कहाँ पे है, उदयपुर में है। अभी कहाँ पे है, उदयपुर में है। अब कहाँ बनाया जाएगा, एक और डूंगरपुर में बनाया जाएगा। वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय, वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का जो निर्माण है वो कहाँ किया जाएगा, जगह याद रखनी है, उदयपुर में किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो राजस्थान का राज्य अभिलेखागार है कहाँ पे है, बीकानेर में। पहला प्रश्न तो यही से लागू हो जाता है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है, तो अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर में है। 40 करोड़ रुपए लगाकर जो हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट है, जो वहां पे जो चीजें रखी हुई, जो पुस्तकें वगैरह हैं, उनको डिजिटलाइजेशन किया जाएगा ताकि वो खराब नहीं हो। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, शिल्पग्राम कहाँ बनेगा, उदयपुर में बनेगा, सॉरी डूंगरपुर में बनेगा, वर्तमान में उदयपुर में है।
वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? उदयपुर में किया जाएगा। और राज्य अभिलेखागार बीकानेर में बना है, जिसका हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट जो है उनको 40 करोड़ रुपए खर्च करके डिजिटलाइजेशन उनका किया जाएगा। अब आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वन एम पर्यावरण। और अब की बार जो भी परीक्षा होगी आप उसमें देख लेना कि इसमें से जरूर क्वेश्चन उठेगा। सरकार का पूरा फोकस जो है इस पे है। 2023-24 के केंद्र सरकार के बजट में अमृतकाल के लिए 7 निर्धारित प्राथमिकताओं, जिसको क्या कहा गया था? सप्तऋषि कहा था। मैंने अभी ऊपर बात करी थी, उसमें से एक ग्रीन ग्रोथ भी थी। 7 प्राथमिकताएं सरकार ने निर्धारित की थी केंद्र सरकार ने 2023-24 के बजट में। तो उन 7 प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता थी ग्रीन ग्रोथ। क्या थी? ग्रीन ग्रोथ। तो सरकार ने उस ग्रीन ग्रोथ पे बहुत फोकस किया है और सरकार ने कहा कि आगामी वर्ष से सबसे पहले तो हम ग्रीन बजट लेके आएंगे। जैसे पिछली सरकार कृषि बजट लेके आई, हम ग्रीन बजट लेके आएंगे, उसके लिए अलग से प्रावधान करेंगे। वर्ष 2028 तक वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये डेटा याद रखें। देखिए, सबसे पहले जो केंद्र सरकार की जो सप्तऋषि जो थी उसमें ग्रीन ग्रोथ शामिल है। उसी की अनुपालना में सरकार अगले साल से ग्रीन बजट लेके आएगी। इसके साथ साथ वर्ष 2028 तक जो है 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या किया जाएगा? जो वर्तमान जो है अपना, उससे 20,000 और हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो बढ़ाया जाएगा। किसका? वन क्षेत्र का। 5 जून 2024, ये याद रखना साहब, 5 जून 2024 को एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई। 5 जून 2024 को कर दी गई। और वृक्षारोपण महाअभियान के माध्यम से हर परिवार को जोड़ते हुए 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अब इस ये जो योजना थी ना, एक पेड़ माँ के नाम, सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई? 5 जून 2024 की। और वृक्षारोपण महाअभियान जो है इसकी शुरुआत जो है वो आपकी हुई है 7 अगस्त 2024। हरियाली तीज जो है उसके दिन 7 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत हुई है। और प्रत्येक परिवार को इससे जोड़कर 7 करोड़ पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। और इसी 7 करोड़ पौधों के माध्यम से 2028 तक सरकार है वो 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृद्धि करेगी। 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृद्धि करेगी। अगला है मिशन हरियाणा राजस्थान। मिशन हरियाणा राजस्थान वही 7 अगस्त वाली जो मैंने बात की। 5 वर्षों में 4,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। सबसे पहली चीज तो पैसे कितने खर्च होंगे? 4,000 करोड़। समय कितना है? 5 वर्ष। प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 50 नई नर्सरियां बनाई जाएंगी। प्रतिवर्ष 10 करोड़ पौधे तैयार करेंगी सरकार। आमजन की सहभागिता से एक मात्र वन, ये ध्यान रखना है। प्रत्येक जिले में जो है वो एक मात्र वन विकसित किया जाएगा। एक मात्र वन कहाँ विकसित किया जाएगा? प्रत्येक जिले में। और वो किस लिए? प्रत्येक व्यक्ति की आमदन की सहभागिता से। और सरकार ने इसीलिए इसका नाम क्या रखा? एक पेड़ माँ के नाम, 5 जून 2024 को जब इसकी शुरुआत की। इसके साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीसीज, प्रत्येक जो जिला है उसकी एक प्रजाति का कोई पौधा है जो विशेष नस्ल जो यहाँ पे पैदा होती है, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी पौध तैयार करके लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। वनों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 2000 वन मित्र लगाए जाएंगे। और जालाना जो जयपुर क्षेत्र है उसमें 40 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, ताकि जनप्रतिनिधियों को और अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर और ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा सके। एक बार फिर से देखिए वृक्ष वाला जो मैटर है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस इस पे है। तो सबसे पहली चीज कि जो सप्तऋषि थी अपनी केंद्र सरकार की, उसमें ग्रीन ग्रोथ भी शामिल थी। तो इसी तर्ज पे अगली बार ग्रीन बजट लाएंगे। 2028 तक 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। 5 जून 2024 को सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरुआत किया और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की 7 अगस्त 2024 को। ठीक है, इसके साथ साथ मिशन हरियाणा और राजस्थान वो 7 अगस्त 2024 को शुरू हुआ, जिसमें 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10 करोड़ रुपए खर्च करके 50 नर्सरियां पैदा की जाएंगी। 10 करोड़ पौध तैयार करवाई जाएंगी इस 50 नर्सरियों में। और प्रत्येक जिले के लिए एक मात्र वन विकसित किया जाएगा। एक मात्र वन विकसित किया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीसीज योजना लागू करके क्षेत्र विशेष की जो विशेष नस्ल है जो वहां पैदा होती है
उसकी पौध तैयार की जाएगी। इसके साथ साथ 2000 वन मित्र जो है वो स्थापित लगाए जाएंगे। और जयपुर के जो झालाना क्षेत्र है उसमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। अगला है मानव संसाधन। देखिए ह्यूमन रिसोर्स के विकास के लिए भी सरकार जो है वो पूरा प्रयास करेगी। सबसे पहले तो कह रहे हैं कि सरकार करेगी युवा नीति, यूथ पॉलिसी लाएंगे। इसके साथ साथ स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जाएगी। अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, एक अटल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, उसमें चयनित स्टार्टअप को अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जैसे आई स्टार्ट फंड के तहत 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग की सुविधा दी जाएगी। जो एंटरप्रेन्योरशिप की है उसे 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग आई स्टार्ट फंड के तहत 10 करोड़ रुपए तक की राशि जो है उसको दी जाएगी। ठीक है, स्टार्टअप को फंडिंग के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान किया जाएगा और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स बनाया जाएगा। स्टार्टअप को जो है वो फंडिंग के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स बनाया जाएगा। उसके बाद में ये कोई विशेष नहीं है। भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर, 3 जगह के आप नाम याद रखने हैं। यहाँ की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है भरतपुर, बीकानेर और अजमेर की इंजीनियरिंग कॉलेज को उन्नयन करके प्रमोट करके उन्हें बनाया जाएगा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब सीधा प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी, तो भरतपुर, बीकानेर और अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर। विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनका नाम अब क्या करेंगे, कुलगुरु, कुलपति को क्या करेंगे, कुलगुरु की पदवी दी जाएगी। इसके साथ साथ ज्योतिष और वास्तु विद्या महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर, जो ज्योतिष का जो जयपुर विश्वविद्यालय है उसमें 10 करोड़ रुपए से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ज्योतिष के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। देखिए याद रखिए ज्योतिष के लिए और वास्तु विद्या के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना महाराज आचार्य संस्कृत विद्यालय जयपुर में की जाएगी। रेवासा जो शिखर है उसमें आदर्श वेद विद्यालय आवासीय विद्यालय संचालित है। उसकी तर्ज पर प्रत्येक संभाग स्तर पर जो है वो चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। अभी जो है राजस्थान में आदर्श वेद विद्यालय का संचालित है रेवासा शिखर के, रेवासा में संचालित है, तो उसी की तर्ज पे जो है वो आदर्श वेद आवासीय विद्यालय का संचालन हो रहा है। तो संभाग स्तर पे जो है वो इस तरह के विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अब खेल नीति की बात करते हैं। खेल नीति 2024 लाई जाएगी। उस नीति में क्या क्या प्रोविजन होंगे। राजस्थान खेल आधुनिकरण मिशन की स्थापना की। देखिए इस खेल नीति के तहत एक तो राजस्थान खेल आधुनिकरण मॉडर्नाइजेशन मिशन जो है वो लाया जाएगा। खेल क्षेत्र में गत वर्ष प्रावधानित 475 करोड़, पिछले साल 475 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब सरकार कह रही है कि हम अब की बार इसमें दुगना करेंगे। पहले 475 करोड़ था, तो अब की बार 950 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार जो है वो इस क्षेत्र में करेगी। कोच और स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। ठीक है, संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना 50-50 करोड़ से की जाएगी। प्रत्येक संभाग में एक स्पोर्ट्स कॉलेज खोली जाएगी जो 50-50 करोड़ रुपए की राशि से खोली जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, कोई क्षेत्र विशेष, कोई जिला जिसमें एक खेल को विशेष महत्व दिया जाता है, उसके आधार पर चरणबद्ध रूप से वहां पे खेल अकादमी, जैसे मान लो कहीं हॉकी को ज्यादा महत्व देता है, कहीं फुटबॉल को दिया जाता है, तो जिस चीज को महत्व दिया जाता है ना उसकी वहां पे एकेडमी खोली जाएगी। ठीक है, और एक टॉप योजना मिशन ओलंपिक टारगेट ओलंपिक पोडियम के अनुरूप सुविधा, एक मिशन ओलंपिक लाया जाएगा, मिशन ओलंपिक टारगेट। ठीक है, जो केंद्र सरकार की जो टॉप योजना है ना उसके तहत जो सुविधाएं प्राप्त होती है वो सारी सुविधाएं सरकार जो है वो खिलाड़ियों को उपलब्ध कराएंगी ताकि वो ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार कर सके। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लाई जाएगी। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लाएगी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता जो है उनको श्रेणीवार 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना जीवन बीमा लागू किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो पदक विजेता है उनको श्रेणीवार 25 लाख तक का दुर्घटना जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए
सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा हाई फिटनेस सेंटर, स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जहां पे अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस उपलब्ध करवाई जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष खेलो राजस्थान यूथ गेम, पिछली बार जो गेम हुए उन्हीं के तर्ज पे नाम बदल के ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पे एक नए गेम स्टार्ट किए जाएंगे जिनका नाम है खेलो राजस्थान यूथ गेम, और केंद्र में चल रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम, और राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड से प्रारंभ किए जाएंगे ताकि लोगों में युवाओं के प्रति अभिरुचि बढ़ सके। अब आता है चिकित्सा। चिकित्सा की अगर हम बात करें तो टोटल वे जो है वो 27,660 करोड़ रुपए चिकित्सा पर वे करेगी सरकार, जो 8.26% है। ये जो पूरे प्रावधान है, तो आप ये याद रखें 27,660 करोड़, जो ये पूरी जो है प्रावधान उसका 8.26% है, बजट का 8.26% है। ये डेटा जरूर याद रखें। एक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना लाई जाएगी, मुख्यमंत्री जिसको माँ वाउचर योजना कह सकते हैं, माँ वाउचर योजना लाई जाएगी, जो गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच और उसकी बेहतर चिकित्सा, माँ वाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना जिसको माँ वाउचर योजना कहते हैं। ये गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले जांच और बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने का प्रावधान इसमें किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी स्थापित किया जाएगा, प्रत्येक विधानसभा में एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे अपन चलते हैं। अगला है अपना कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन प्रारंभ किया जाएगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल बनाने हैं, वहां इक्विपमेंट प्रदान करने हैं, तो 3 वर्षों में इस योजना में 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ साथ राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन पीएचसी स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण कर ई हेल्थ रिकॉर्ड, देखिए जो लोग हैं उनका ई हेल्थ रिकॉर्ड रखने के लिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन लाया जाएगा, जो प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर जो है वहां पर उनका परीक्षण करके और उनमें कौन सी बीमारी है, किस चीज की कमी है, कौन सा सही है, क्या है, पूरी डिटेल जो ऑनलाइन रखी जाएगी, ताकि कहीं भी जाते हैं तो उनकी वो जो डिटेल है उसका उपयोग जो है वो सरकार दूसरे डॉक्टर के द्वारा आसानी से किया जा सके। प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। और पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत जयपुर दिल्ली व जयपुर भरतपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH48 और NH21 के साथ 4 स्टेट हाईवे पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS लागू किया जाना। अब यहाँ ITMS के लिए आपको ध्यान रखना है, एक तो NH48 और 21 तो ये, और 4 जो राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे, आपको याद रखना है यहाँ पे ITMS लागू किया जाएगा। एक तो NH48 और 21, NH48 जयपुर से दिल्ली और 21 जयपुर भरतपुर, ठीक है, 2 तो ये और इसके अलावा 4, तो 6 जगह जो है वो ITMS इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। तो दोस्तों ये था अपना बजट राजस्थान 2024-25। जरूर आपको जो है वो पसंद आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दें, साथ में शेयर भी कर लें, और हमारा ये जो सीरीज है इससे आप कंटिन्यू जुड़े रहें, क्योंकि आगे जो है वो हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। धन्यवाद।